ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी। आइए आज सुनते हैं दूसरी कड़ी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपकी शादी वाला जो किस्सा है वो सुनना चाहते हैं। नहीं, शादी वाले किस्से में ऐसा कोई खास वो नहीं था जो मैंने सोचा कि मुझे हमेशा की तरह नहीं अच्छा कमाने वाला पति ढूंढ के उसके साथ एक साहिबा बन के नहीं जिंदगी बितानी। मुझे अपना काम करना है, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो जिसके साथ काम करने में मजा आए। और ऐसा मिल गया दोस्त, ऐसा मिल गया साथी अरुण। और फिर माँ को मेरी बिल्कुल नहीं पसंद था रिश्ता। फिर बाद में वो ठिकाने आ गई बहुत। अप्पा तो उन्होंने साथ दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैं बिल्कुल अड़ गई हूँ, तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन माँ नहीं आई थी। लेकिन अरुण ने और मैंने शादी की और हम दोनों का तो पक्का था कि नाटक करने हैं जिंदगी भर। फिर टेलीविजन की नई नई शुरुआत हो रही थी। टेलीविजन, नाटक, फिल्म अगर हो पाई तो तब तो वो एक सपना था सुनहरा। लेकिन ये हमने किया। और फिर अरुण भी एक साल बाद मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गए। और अरुण को तो 3 साल अलकाजी मिले क्योंकि तब तक वो 3 साल का कोर्स हुआ था और अलकाजी साहब फिर आगे वहां रुके। तो मैं तो निकल गई। और फिर क्या हुआ कि हमने नाट्यद्वयी करके एक अपनी संस्था शुरू की और हम एमेटर तौर पे नाटक दिल्ली में करने लगे। पहले तो हमने बहुत सारे मराठी जितने भी थे मराठी नाटक खेल डाले, है ना। मेरे अपने भी थे उसमें, पूला देशपांडे के थे, फिर वासना कांड महेश एलकुंचवार का था, फिर ऐसे बहुत जितने भी हाथ लगे वो ड्रामे किए। और क्या होने लगा कि 2-4 शोज के बाद ये पता चलता था कि पहले तो हाउसफुल और फिर बाद में धीरे धीरे क्योंकि दिल्ली में मराठी थे कितने, जितने थे वो 3-4 शोज में खत्म होते थे आके, फिर वो खाली हॉल। फिर हमने सोचा कि ये बात सही नहीं है, इतनी मेहनत करो और ये फिर इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा इसका, तो क्या किया जाए। फिर एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी कि क्यों नहीं अच्छे लायक मराठी नाटक चुन के उनको हिंदी में पेश किए जाए। वाह वाह, है ना। तब हमने किया, सखाराम बाइंडर किया, ये किया वो किया। और सखाराम बाइंडर के चक्कर में मुझे जेल जाने की नौबत आई थी। वो किस्सा आपको जरूर सुनाती हूँ। जी जी। उन दिनों क्या था कि वो नाटक ऐसा ये बिल्कुल नहीं था व्यावसायिक तौर पे, हाँ, प्रोफेशनल नाटक था ही नहीं। तो लोग फिर करते थे और ऐसी कुछ एक संस्था थी जहां से परमिशन लेनी पड़ती नाटक खेलना अगर आपको हो, और उनको पटाना होता था कि भाई हमारा बहुत नेक ये उद्देश्य है फलान ढिमका वगैरह वगैरह। फिर वो परमिशन आपको देते थे, फिर आप टिकट लगा के नाटक कर सकते थे। तो हमने ये सखाराम बाइंडर का सोचा करने का, और कास्ट भी बहुत बढ़िया मिल गई हमको। वो लक्ष्मी के रोल के लिए सुधा चोपड़ा और चंपा के रोल के लिए सुषमा सेठ जैसे कलाकार मिले, अरुण तो सखाराम बाइंडर के रोल में वगैरह, और मैं डायरेक्टर। तो और विजय तेंदुलकर तो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने बड़े खुशी हमको परमिशन दे दी। तो ये शो, लेकिन ये हमने इनको लिखा कि हमको ये शो करना है, उनसे जवाब ही ना आए, वो कोई दखल ही ना दे। 1 बार हुआ, 2 बार हम पहुंचे वहां, फोन किए, ये किया वो किया, कुछ नहीं। वहां तक कि उनके चपरासी भी रुक के हमसे बात करने को राजी नहीं थे। तो अब क्या करें, हम बहुत घबराए। और थिएटर के डेट्स ले चुके थे और सबके डेट्स ले चुके थे और वो सब पास आ रहा था, हाँ, हवा की तरह। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बात बनी। तो फिर किसी ने ये सलाह दी कि देखो और लोग भी ये करते हैं, तुम लोग निमंत्रण छापो
हाँ, कि आपको ये बुलाया है मुफ्त में, और फिर वो निमंत्रण बेचो। ओके, 10 रुपए में, 25 रुपए में, जो भी तब होगा। तो हमने कहा हाँ, ये अच्छी तरकीब है। तो हमने वैसे निमंत्रण छापे, उनको बेचे, और सखाराम बाइंडर की तब बहुत हवा थी, क्योंकि बम्बई में तो तूफान मच चुका था सखाराम बाइंडर को लेके। तो दिल्ली में भी फिर लोग, और फिर हमारा ग्रुप भी नाट्यद्वयी अब तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तो फिर देखते ही देखते सब हमारी निमंत्रण ही कहो बिक गई। और फिर जिस दिन खेल था, हमें कुछ नहीं बताया, वो उनके लोग चुपचाप आके देख रहे थे, और बाहर भी हमने कुछ बेचने के लिए, हम बिल्कुल मतलब उसमें हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये तरीका दूसरा था ही नहीं। उन्होंने दरवाजे बंद किए थे, अब हम क्या करें। फिर उन्होंने वो लिए, 1-2 खरीदे हमारे निमंत्रण, और फिर हमारे घर 2-3 दिन बाद उनके लोग आए कि आपको कानूनन ये करेंगे, क्योंकि आपने ये बहुत गुनाह किया है, अपने टिकट, ये गुनाह तो था ही। हाँ, तो हमने कहा फिर क्या करें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नहीं, वो सुनने वाले थोड़ी थे। तो और जैसा मैंने कहा, उनके चपरासी भी रुक के देखने को तैयार नहीं थे हमारी तरफ। बहुत हम गिड़गिड़ाए, ये किया वो किया, उनको प्रूफ्स दिया कि हम फलां दिन को हम आपके दफ्तर में आए थे, धमकाने दिन, ये देखो हमने ये इस तारीख को भेजा है लेटर, सब हमारे पास था। वो सुनने को तैयार नहीं। फिर किसी ने कहा क्या करोगी तुम, तो सचमुच जेल जाने की नौबत आ गई। मतलब दिस इज हाउ वी ऑपरेट, विच इज सो सैड। जी जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं। जरूर जरूर। दीवाना। एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। 2 दीवाने शहर में, दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं 2 दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं 2 दीवाने। गलियों में अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं 2 दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं 2 दीवाने। तारे जमीन पर, तारे और जमीन पर, ऑफ कोर्स, जब तारे जमीन पर चलते हैं, आकाश जमीन हो जाता है, उस रात नहीं फिर
घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे ज़मीं पर जलते हैं, आकाश ज़मीं हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर के लिए इन आंखों में हम एक जमाना ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने, दो दीवाने, दो दीवाने, हाँ दो दीवाने, दो दीवाने। हाँ दो दीवाने। तो वो पूरे नाटकों का दौर चलता रहा। हाँ जी। और दिल्ली में आपने बहुत सारे नाटक हाँ, एक लगातार पंजाबी में भी किया। जी जी, पंजाबी में किया। वेंकटेश माडगुळकर का नाटक था तू वेड़ा कुम्हार। हाँ, उसका चक्का चलता है। सुरेंद्र गुलाटी ने उसका ट्रांसलेशन किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मजे की बात ये कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना मजे से बैठ गया और उग गया कि क्या बताऊं मैं। बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है। टूर भी किया था उसको लेके? नहीं, टूर नहीं किया, सिर्फ दिल्ली में किया। दिल्ली में किया। हाँ, और लेकिन मजे की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं बोलनी और समझ में तो आती ही है, दिल्ली रहो तो हर चौथे पांचवें दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गजब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और 5-6 दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था। और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, जा तू मैं तू की कह रहा है शाम, वो तो चुप रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पटियाला का, एक था चंडीगढ़ का, हाँ, वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे। और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे कहते हैं। दूसरे कहते नहीं ना जी ना, तू की कह रहा है, हाँ, वगैरह वगैरह का। मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी। और जब वो अपना शांत हो जाता था, 10-15 मिनट झगड़ के फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। पर वो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया, मराठी नाटक पंजाबी में होने लगा। हाँ। यहाँ से दूरदर्शन का सीन कैसे आया? दूरदर्शन, अब मुझे याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में ये सही ढंग से याद नहीं आता। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आप आकाशवाणी भवन गई थी। हाँ, नहीं वो बहुत पहले गई थी, जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविजन से या कुछ भी। तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद हाँ, एकदम वहाँ से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंची एज अ टीचर, जी, प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा, डिक्शन। जी हाँ, डिक्शन एंड ड्रामा। हाँ, तो वो 1 साल ही मैंने वहाँ पढ़ाया। और मेरे ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के। बड़े दिग्गज लोग। एब्सोल्युटली। जलाल आगा, ओहो, साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर था श्याम बेनेगल की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक की हीरोइन, फिर राकेश पांडे जी, जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन। उनको लेके फिल्म लॉन्च हुई थी संगत। किसकी? राकेश पांडे को लेके कुछ फिल्में हाँ लॉन्च हुई थी, पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ। नहीं, उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना, बासु चैटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश, उसमें उसका हीरो था जी। हाँ, राकेश। बाद में बासुदा ने एक फिल्म लॉन्च की थी संगत, उसमें भी वो हीरो थे, पर वो बनी नहीं। वो नहीं वो उसका ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने। यहाँ तक कि मुझे एक बार फिर बहुत सालों बाद हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में,
और राकेश एक मेंबर थे जूरी। तो तब हमारी बड़ी प्यार से फिर इतने सालों बाद मिले, और किसी ने मुझे कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ बच्चन है वगैरह वगैरह। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। अभी मोटे वोटे हुए थे, तब दुबला पतला था जब मेरे क्लास में था। तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया। शैलेंद्र सिंह वगैरह भी थे? नहीं, अच्छा। मेरे क्लास में नहीं थी ना। तो ये हुआ। और हाँ, जब मैं थी अगेन इश्तिहार टेलीविजन तब शुरू हो गया। और हाँ, उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी। तो जब मैं गई थी, जब वो सब बन रहा था, और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था। स्कूल के लेसन होते थे घोंचू तरह के, हाँ, बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोजाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे। तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन। अब याद नहीं क्यों गई, कैसे गई, और मुझे कौन मेरे गाइड होंगे। अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पूला देशपांडे। वाह वाह वाह। क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली, हाँ, सब रवैया। तो वो थे, और उन्होंने कहा अरे सही तू कभी अली ये बड़े खुश हुए मुझे देख कर, क्योंकि से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से जी। तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया। वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्हा सा स्टूडियो, और उसमें वो 3 कैमरा, और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है वगैरह वगैरह, यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, लाइटें कैसी, वह सब उन्होंने मुझे सिखाया। और तब मुझे जरा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन अपन यहाँ आने वाले हैं। क्या बात है, ये ख्वाब भी नहीं था कि ख्वाब भी नहीं था, ये जगह जिंदगी ले ये जाने वाली मेरी कार्यभूमि बनने वाली है 8 साल के लिए जी। और तब ये इश्तिहार पढ़ा जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है। एंड तो वहाँ चुनी गई मैं, और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे, भारत के पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, उसमें से मैं एक हूँ। ये मुझे बहुत नाज के साथ क्या शानदार बात है, वाह वाह, बहुत नाज के साथ मैं कहती हूँ। और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे, कुमार वासुदेव, पी कुमार वासुदेव, जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी, और हबीब तनवीर थे। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में। So, which is wonderful. I'm very proud of that. And so it was fabulous. 8 magic years in television. और वहाँ ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है, क्या करना है, जो मर्जी करो, क्योंकि there was no example, you know, कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमें सिखाने जरूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये BBC से आए थे, वॉरेन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह। लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे जी, हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविजन में, और मजा भी बहुत आया। वहाँ आपने बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, आबू अवार्ड जीता। हाँ, यस, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, हाँ, तेहरान में। वो चाय की टपरी वाला, हाँ जी, वो छोटी सी फिल्म थी 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं, हाँ, टेलीविजन में। और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे, हाँ, उसके एक किनारे, और वो सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी। चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करे, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह। और वो छोटी सी औरत, ये तगड़े वहाँ ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी, और बिल्कुल वो मजे से उसका चल रहा था। और इट वाज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा। तो इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो इट डिडंट हैव एनी डायलॉग, नथिंग। तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया, और मैं दंग रह गई, अरे
ये ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म्स बनाई, मतलब ड्रामे ही कहो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह जी से। जी, हाँ, पोस्टर बनाने वालों पर काम किया। पोस्टर, हाँ, तो दैट वाज आल्सो दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री। जी। तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे, हाँ, एक पूरा हैंड पेंटेड पोस्टर्स। हैंड पेंटेड, हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका। और वो बेचारे कहीं गैराज वराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहाँ वो अपना ढेरा लगाते थे, ढेर लगा सका पोस्टर्स पड़े हैं, और वो अपने कच्चे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे। और वहाँ हम पहुँच गए तो क्या बात करें वो लोग। और मतलब पूरी दिल्ली की स्काई लाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना। तो उनसे फिर बातें की तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था, और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे। तो उसने कहा कि भाई हमारी ये असली लोक कला है, वाह, इसको लोक कला कहो, क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को। क्या बात। तुम लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहाँ पैसे देके टिकट खरीद के देखते हो, और हमारी कला तुम्हारे पास आती है, हाँ, और मुफ्त में, वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा जो हवा में उड़ रहा है, वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर, ऐसे नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा अजी हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहां सब ये थे, हाँ, पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए हैं, लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी। वाह। और ये मुमताज नाच रही है गोल गिरकी मार के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यहीं रुकेगा। लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की, और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक, तुम देखोगे खुश हो जाओगे। और वो चलता है, वो नहीं बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्टर देख के नीति उनकी बिगड़ती है, वगैरह वगैरह। इतने चाव से वो बोला, मैंने कहा कान छुए, मानती हूँ, और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो। तो इट वाज, अब ये पूरी दे आर नो मोर, पूरी गायब हो गई, क्योंकि कॉम ही गायब हो गई, है ना। एमएफ हुसैन मिले थे? हाँ हाँ, अरे सॉरी, अरे एनएफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक यू। मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। क्या है, किसी ने बताया कि अरे एमएफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर। महाराष्ट्र में एक बड़ी परंपरा थी। हो तौबा तौबा, मैंने कहा अरे तब तो उनको पकड़ना ही है। और इत्तेफाकन मेरी एक दोस्त के वो बहुत अच्छे करीबी थे, तो उनसे मिले, और वो बहुत ही, he was a very very sincere, very generous, very kind hearted man। तो बहुत खुशी से वो, हाँ, मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की, और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया। और क्या कहूँ, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था, तो जो मैं बेहोश था, मतलब नशा जैसे चढ़ा। और कहता है हमको कितनी विदागी मिलती थी, 98 दिन की 98। ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया, और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाई। हाँ। ये ख्याल कैसे आया था, और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिनाई का जिक्र किया क्योंकि इसको तोलो तो ये नाराज वाला जो हाँ, नहीं, वो कठिनाई आई, और फिर उनको निपटते भी गए हम बड़े चाव से। तो ये आइडिया कहाँ से? आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था, पंकज दा को। हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए। तो फटाफट मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को। वो तो बहुत खुशी से मान गए, हाँ वेरी गुड आइडिया, जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो। फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज मलिक,
नहीं नहीं नहीं, नो फिल्म। वो ऐसे बड़ी आवाज थी उनकी बुलंद, कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म। ऐसे नहीं नहीं दादा ऐसे कैसे वगैरह वगैरह। खूब फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे। मैंने कहा नहीं प्लीज, ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए जरूरी है, ये फिल्मों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जो वगैरह वगैरह। पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राजी हो गए। और मुझे इतना याद है वो मुझे माय डियर सिस्टर करके पुकारते थे और खरजदार आवाज। हाँ बिल्कुल, माय डियर सिस्टर करके फिर हम भाग के जाते थे पंकजा के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया और उनका वो गाना दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म और करें। मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया। मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बीन रही है कुछ चावल लेके थाली लेके, और आप गाना गाओ। तो ये और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो और दीदी पास सुन रही होंगी। तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया और फिर दादा उसमें रंग में आए और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे। हाँ उन्होंने कहा ऐसे क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक के, वो उन्होंने किस्से सुनाए ये कर। फिर अब राय चंद बुराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है, समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर। और रायचंद बुराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं। हाँ मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी उनसे उनका था झगड़ा सालों से। जी। हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर उनको बोलना चाहिए। नहीं, फिर बहुत उनको सकी ये एक इतिहास का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फिलहाल आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गए। फिर बुराल साहब के पास गए, बुराल जी ऐसा नहीं पंकज से उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे वो फिर उनको वही इतिहास और ये अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी। कैसे मैंने कहा नहीं बुराल साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं फलान का ये वो। फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह, और फिर इतना अच्छा बोले पंकज दा के बारे में कि पूछो मत, बहुत तारीफ की। एक और शख्स को अपने हेमंत कुमार बिल्कुल। और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी, ये पता नहीं दादा किस किस के साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से बातचीत बंद थी। लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की। इस तरह हमारी फिल्म बन गई। लेकिन अफसोस कि इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है। ओहो एक आर्काइवल फिल्म देखो ना, पंकज मलिक जैसे। और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई बहार, डॉक्टर फिल्म का गाना। क्या बात है, 40s की फिल्म है शायद, 41 की फिल्म है आई बहार। लेकिन मुझे लगता है यहाँ दो नैना मतवारे तिहारे ये गाना सुनते हैं। अरे है आपके पास? बिल्कुल क्या बात है। दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। नैनों में रहे तो सुध बुध खोए, नैनों में रहे तो सुध बुध खोए। छिपे तो चैन हरे, दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। तन तन के चलाए तीर, नस नस में उठाए तीर। तन तन के चलाए तीर, नस नस में उठाए तीर। मधुवरे रसीले निठुर बड़े
रंग में रंग भरे तूने ना मतवारे दिवारे हम पर जुल्म करे हम पर जुल्म करे। अब साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में। कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा। मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज। ऐसा क्यों? पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहाँ इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपिया हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी। लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था किसी के भी बीच। एक को खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि they were convinced that I had screened the stories of Lata and Asha, which is not true. Which is not at all true. आशा और लता दोनों बहनें एक दूसरे को बेहद चाहती है, बहुत बेहद प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना। तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था। तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमेन बेस्ड फिल्म करो, प्लस चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी। जी हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज of the sisters. हालांकि माई मंगेशकर was totally there to see the success of both her daughters right till the end, and she died at a very ripe age. जी. Then in my film the love story of both the sisters have the same connection with the music director, which is again not true for Asha and Lata as far as I know, and so on and so forth. There were so many differences. In fact, in the film, the older sister herself, Aruna Irani, dies, in the film. So again, and Lata ji was with us for a long time. So there was nothing. It was not at all लोगों ने जबरदस्ती उसका बायोग्राफिकल फिल्म नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि दोनों प्लेबैक सिंगर्स, दोनों बहनें वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइव्स। बट आई सेड दिस एंड टोल्ड दिस एंड टिल आई वाज ब्लू इन द फेस, पर लोग मानने को तैयार ही नहीं है। दे आर कन्विंस कि नहीं, ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई। पर जाकिर साहब को कैसे राजी किया? वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, झट से मान गए, बहुत माने। He gave good music, but I had 4 music directors. जी, पहली बार ऐसा हुआ? या, क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग ये हो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स। एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव 4 डिफरेंट पीपल। सो वी हैड राज कमल, वी हैड यशवंत देव, Zakir himself, and Bhupendra Hazarika. Ji. 4 people. And again, the sad story of SARS was that by the time it actually Plus Channel had started this very exciting idea that they got together 8 so-called good film directors, parallel cinema directors, not the commercial usual people. हाँ, उनसे एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस हिसाब से किया। बट आई वॉज थ्रू आउट बिजी एंड आई वॉज ओनली फ्री एट द एंड ऑफ दिस चेन, एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एट द एंड। तब तक बासु चैटर्जी हुए, अरुणा राजे हुई, सुधीर मिश्रा हुए, और भी ऐसे 7-8 लोग हुए, एंड एवरी फिल्म फ्लॉप्ड। एक भी फिल्म 2-3 दिन से ऊपर नहीं हुई, दे ऑल फ्लॉप्ड आई थिंक। And with the result that theatres took out proclamation saying that Plus Channel will not get any theatre to show any film because they have not paid their dues. So SARS didn't have a theatre. तो फिर टेलीविजन पे दिखाई। जी। तो ऐसा हुआ। So bad luck all the way. So it's not been a, जो एक happy ये होता है ना experience, so unfortunately SARS was not a happy experience for me. जी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं।
यहाँ कुछ चीजें जो हैं उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ। एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा जो एक तथ्य आया, लेकिन इस फिल्म के लिए मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था, मतलब यहाँ संजीव कुमार या फिर वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है, वो सब मैं जानना चाहता हूँ। अभी वो क्या है, मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है जी, तो थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटकथा, तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही। फिर मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं, और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था, मेरे घर दिल्ली में, मतलब रह भी चुका था आके। मैंने अमोल का टेलीविजन में इंटरव्यू करवाया था, तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था, मतलब उभर गया था। हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही, अपना दोस्त है और वो बढ़िया ये रोल करेगा। फिर मैंने फोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है। तब अमोल ने कहा अभी देखो सही, मैं तो बहुत बिजी हूँ, तुम समझ सकती हो। मैंने कहा हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन वो कहा कि शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है। फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी, तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है, पार्टी है। मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया है, तो वहाँ ले आओ स्क्रिप्ट। मैंने कहा ठीक है, मन में कहा कि पार्टी में स्क्रिप्ट देना, लेकिन खैर कह रहे हैं तो क्यों नहीं। तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट, और पूरी शाम फिर मुझे ये एक बहुत मजे का ये रहा कि मैं अमोल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था। ऐसे 5-6 दफे हुआ, और मेरे साथ तब ऐसे मूर्ति भी थे, वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी। तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही, मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है। और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही, और मैंने कहा हाँ ये तो है ही, और मैं इतनी बेवकूफ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है, मुझे ये कर रहा है। और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरे यहाँ रह के गया है, ये वगैरह वगैरह, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ। तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया, और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई। अलकनंदा वाज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी। अलकाजी साहब की वो नंबर 1 हीरोइन थी, और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे। वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी, पढ़ी थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। और उसकी मौसेरी या कोई बहन थी तनुजा, ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो, क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा, जब लिखी तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने, वो हवा में नहीं लिखा जाता, लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है। वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते तो तनुजा, और तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम कह रही हो? कहती हाँ मेरी बहन है, लवली पर्सन, जरूर मिलो उसको वगैरह वगैरह। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तनुजा के साथ मैं मिली, और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई। संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को, लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवाई दिया, और फिर वो उनको बहुत पसंद आई कहानी। लेकिन वो शेव बना रहे थे। अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है, और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है। तो खैर उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें। और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज तो नहीं। अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूँ कि हाँ हाँ मुझे इतराज है। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, आप दाढ़ी बनाते जाइए, मैं पढ़ते। तो खैर मैं पढ़ने लगी, और वो अपना साबुन लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, और धीरे धीरे क्या, मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही। फिर आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी बहरहाल। तो वो मैं पढ़ने लगी, और धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे 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 नीचे आ गया हाथ। और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा आई हैव कॉट द फिश ना। तो फिर सुनते 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 फिर वो आगे झुक के सुनने लगे, एवरी साइन की जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आए। तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं 20 मिनट तो हो गए। इसे नहीं कोई बात नहीं, वो अब खत्म करते हैं। मैंने कहा नहीं अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट
है। और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज सी हो गई थी उनके बर्ताव से, और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगी क्या? मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए। 2 दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव्ड द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना, और फिर मिलते हैं। फिर हम मिल गए और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, B.R. चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और G.P. सिप्पी वगैरह वगैरह तब के जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बासु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बासु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया। तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ, जब तुझे प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो, कुछ भी मेरा चल रहा हो काम, मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसकी वजह ये थी कि बासु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहाँ उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जब सुना कि बासु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए। और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो? तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव्ड द स्क्रिप्ट एंड देन शबाना's नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर would not make a good couple, you know। तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना was thrilled to bits, और फिर शबाना और नसीर तय हो। क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने 2 फिल्में की हैं, चाहे नसीर हो, शबाना हो, दीप्ति हो और फारूक शेख। मेरे ख्याल से ये 4 लोग तो मुख्य रूप से हैं। आपके डायरेक्शन के अम्ब्रेला के नीचे ये कलाकार 2 बार आते हैं। जाहिर है कि उनसे एक खास आत्मीय रिश्ता आपका नजर आता है। तो इन 4 से जुड़ी कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहाँ खास तौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूँ, एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी। ओमपुरी जी बिल्कुल। तो ये 5 हो गए। नसीर का जिक्र क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है, जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के लिए आपको अप्रोच किया तो वो ड्रामा के डायलॉग में बात हुई थी। ड्रामा के नहीं, वो नॉवेल के डायलॉग में बात हुई थी, और चार्ल्स डिकन्स जैसा नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली कोई ज्यादा ये अच्छे मतलब क्लासिक्स पढ़ा हो या कुछ जानकारी जिन्हें हो लिटरेचर के बारे में, ऐसे कम ही नजर आते हैं लोग। लेकिन नसीर ऐसा था जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटास्टिक थी। और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है। नसीर की बीवी रत्ना ने नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब। एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है, और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियां और जो उसमें से जो सटल चीजें हैं वो समझ पाएगी। तो सई को पूछ लो। नसीर को अच्छा लगा सुझाव, और फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कब आऊं, तुम कब फारिग हो, और मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने कहा नसीर को मुझसे क्या बात करनी है? मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया। तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए, और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूँ कि इसका मराठी तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ। तो फिर कहते हैं मिसाल के तौर पर मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, और बदमाश इतना नसीर की वो चैप्टर स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर नेचुरली वो ले आए जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी। तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट। और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट। मोटी किताब थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि मैंने और काम एंड देन वन डे। लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा जी। हाँ? जी। और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है गाड़ी जो चलाता है। हाँ,
उसका नाम है बारकिस। बारकिस और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दूसरे को चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा। और पेगटी बेचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए। तो लेकिन बारकिस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात नहीं करता, चिकनी चुपड़ी। हाँ, लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बारकिस इज विलिंग, मतलब बारकिस राजी है। राजी किस लिए? शादी के लिए। और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती। एनीवे, तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बारकिस इज विलिंग। वाओ। और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि ये बारकिस क्या बला है, क्या है। हाँ। तो फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड। क्या बात है, इसको कहते हैं नहले पे दहला। नहले पे दहला, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर काम शुरू हुआ एंड ही वाज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य अकादमी का। बिल्कुल। हाँ। और नसीर ने काफी तैयारी की थी स्पर्श के लिए। अरे बाबा, काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो जी। उसका किस्सा मुझे सुनाने दो कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है। हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ, उनका पूरा काम देख के। तो उन्होंने कहा नसीर ने कि सही, मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल साहब के इर्द गिर्द रहूंगा, उनको देखता जाऊंगा और परेशान नहीं करूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा और मित्तल साहब वाज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली कि एक इतना अच्छा इम्पोर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है। उन्होंने कहा हाँ अरे जरूर, ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह। तो फिर नसीर साहब पहुंचे और उनका हमारे पहले ही पहुंचे, फिर हम लोग सब यूनिट ये वो कैमरामैन फलान ढिमका सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुंच गए। और जैसे हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुंचे तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे, सही जी प्लीज सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशान है, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को जरा हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है, वो इतना मेरे पीछे मैं क्लास जाऊं तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूं बच्चों की, नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखूं तो नसीर मेरे साथ हैं, खाने पे जाऊं तो नसीर मेरे टेबल पे बैठे हैं। इसे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता। मैं बहुत डर गया हूँ, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत कर लिया। ऐसा नहीं हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम नाउ। तो और फिर जो नसीर ने किया है, मैं क्या उसकी तारीफ करूँ, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है। उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट एक्टर अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ, एक वजह की बात ये, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे? संजीव कुमार। तो जैसे ये सबने कहा अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला, वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली सेड अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी मैं दे दूंगा। बड़े जिंदा दिल थे। तो संजीव कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की, नसीर को अवार्ड मिला। देन ही सेड कि नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया, क्या तुमने ऐसी क्या तो डाली? तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा अंदर। फिर वो चुप हो गए, अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था, इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता। जिंदगी की नाटकीयता का कोई मुकाबला नहीं है। जब बताइए जरा कितना ये सब नाटकीय था। ओह नहीं, इसलिए स्पर्श जो है ना मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। इट्स वंडरफुल। 3 अवार्ड्स मिले थे जी। एक पटकथा के लिए मेरी अपनी पटकथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का।
बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड बासु ले गए। वो प्रोड्यूसर थे बाबा। एक अमृता प्रीतम का कनेक्शन है, हाँ, वो बताइए। वो वहाँ बासु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था। बल्कि मेन वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे, बासु भट्टाचार्य, इट वाज सच अ डिलाइट। इतना बोलते वक्त, मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बासु के लिए। क्या बात है। यस, एंड ही हैड अ टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन, जिसका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब, फिरोज रंगूनवाला। जी, हाँ, फिरोज रंगूनवाला की किताब। तो बासु बात कर रहे थे और मैं आई गॉन टू हियर दैट फॉर द लॉन्च, आई वाज इनवाइटेड। तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब, अच्छे स्टार से। कहता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहता है मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिल्म। कि ये दोनों को लेकर भी, तो ये बहुत गलत है कि स्टार हो तो इसलिए बासु, मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटास्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है। और फिर हमारी दोस्ती बन गई। अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। She was a very good friend of बासु's। और हमारे फिल्म को अनफॉर्चुनेटली कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे ये फंडिंग मिला। हाँ, और वो सब मैंने चेक बासु को दे दिया, जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म। एनीवे, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब। और हमारा जो मैनेजर था सुदेश सियाल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा, जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला। तो फिर वैसा ही हमने किया। फिर बासु कहता था कि देखो, एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बेचारी अकाउंटेंट बन गई। लेकिन ये मजेदार बात है। सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही बासु का। यहाँ मुझे लगता है तो अनुभव का गाना आप सुन लेंगे। हाँ, अरे वो तो गाना बहुत ही वो मुझे जान कहो मेरी जान, मुझे जान कहो, क्या कनू रॉय। अरे वो तो इतना गाना सुंदर है, प्लीज जरूर जरूर सुन। क्या बात। मेरी जान मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। जाए कौन भला, मेरी जान।
उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के।